एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री पर लिया यू टर्न, यूपीएससी को इशू किया नोटिफिकेशन कैंसिल करने का ऑर्डर। ऑपोजिशन ने रेज किया था स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की टास्क फोर्स, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल प्रिपेयर करने की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने में सबमिट करनी होगी फाइनल रिपोर्ट। और 20th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया गया सद्भावना दिवस। 20th ऑफ अगस्त है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी। टेलीकम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है उनका टेन्योर। आइए शुरू करें। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, दे इजीली कैन अंडरस्टैंड कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट होना कितना डिफिकल्ट है। बट अगर हमें यह पता चले कि गवर्नमेंट कुछ पोस्ट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी लेटरल एंट्री कर रही है, देन वी विल फील कि जब डायरेक्ट वे है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों करनी। बट ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द फुल न्यूज। रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा की जा रही लेटरल एंट्री पर एक बार फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली यूपीएससी ने सीनियर ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। नोटिफिकेशन में दी गई 45 पोस्ट्स को लेटरल एंट्री के थ्रू फिल किया जाएगा। इसका मतलब यह कि यूपीएससी के ज्यादातर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तरह एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट के लिए ये नहीं है, बट हायर पोस्ट में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं। टोटल 45 पोस्ट्स में से 10 पोस्ट्स ज्वाइंट सेक्रेटरीज की हैं एंड रिमेनिंग 35 डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट्स हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर ये एलिगेशंस लगाए कि गवर्नमेंट लेटरल एंट्री के जरिए रिजर्वेशन को बाईपास कर रही है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें रिजर्वेशन को बाईपास करने की बात क्यों हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT का एक सर्कुलर नोटिस है जिसके अकॉर्डिंग डेपुटेशन पर होने वाली अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं है। लेटरल एंट्री के थ्रू की गई अपॉइंटमेंट्स को भी डेपुटेशन के ही इक्वल कंसीडर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रिजर्वेशन सिंगल पोस्ट कार्डर में एप्लीकेबल नहीं है एंड लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ हर एक रिक्रूटमेंट सिंगल पोस्ट कार्डर है। इनिशियली गवर्नमेंट इसमें डिफेंसिव मोड पर थी। गवर्नमेंट का यह कहना है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में ही डेवलप हुआ था। ईयर 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फॉर्म किया था जिसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर होने वाले रिक्रूटमेंट्स को एक्सपर्ट्स से फिल करना चाहिए और इन एक्सपर्ट्स को बिना किसी एग्जामिनेशन पास किए सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने डिसाइड किया था कि ऑफिसर की एज एटलीस्ट 40 ईयर्स होनी चाहिए एंड ही और शी शुड हैव एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग। लेटरल एंट्री के जरिए ऑफिसर बनने के लिए इंडिविजुअल को एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस को पास नहीं करना होता। इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होता है और डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू इंडिविजुअल ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंच सकता है। यूजुअली ये अपॉइंटमेंट 3 ईयर्स के लिए होते हैं, बट इन्हें एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम लेटरल एंट्री को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकसभा में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 तक 63 अपॉइंटमेंट्स लेटरल एंट्री के जरिए की गई थी। हाउएवर गवर्नमेंट इस पर ज्यादा समय के लिए डिफेंसिव नहीं रही। बाद में ये न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री के लिए रिलीज किए गए नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का ऑर्डर इशू किया है। इंडिया में 20th अगस्त को सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस डे का पर्पस कंट्री के वेरियस कम्युनिटीज के बीच पीस एंड नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना है। इट इज नोटवर्दी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इंडिया के अब तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1984 से 1989 के बीच काम किया। उनकी पॉलिसीज उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनके टेन्योर के दौरान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमैटिक्स यानी सी डॉट फॉर्म हुआ था, जिसने इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल किया। सी डॉट ने इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के थ्रू एक रेवोल्यूशन ले दिया था। इन पीसीओज ने रूरल एरियाज को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। 1986 में एमटीएनएल के फॉर्मेशन के थ्रू टेलीफोन नेटवर्क की रीच को इंक्रीज किया गया। उनके टेन्योर में ही वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस कर 18 ईयर्स करने के लिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। ऑल्दो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके डेथ के एक साल बाद 1992 में लाया गया, बट डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन को उनके टेन्योर में ही ले किया गया था। उनके टेन्योर में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा ही इज ऑल्सो नोन फॉर ब्रिंगिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इन द कंट्री। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में हो रहे कॉन्टिन्यूअस प्रोटेस्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 मेंबर टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। इस टास्क फोर्स को डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए एक प्रोटोकॉल प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये टास्क फोर्स अपनी 3 वीक्स में एक इंटरिम रिपोर्ट एंड 2 मंथ्स में फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन एंड नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरपर्सन इस टास्क फोर्स के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। According to the bench headed by CJI DY Chandrachud, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी रिफॉर्म्स एंड नॉर्म्स की वजह से मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट वायलेंस एंड सेक्सुअल वायलेंस के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज अ सीरियस इशू। इस टास्क फोर्स को 2 लेवल्स पर काम करना है। फर्स्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करना, और सेकेंड, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्स एंड सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए रेस्पेक्टफुल एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल प्रोटोकॉल प्रिपेयर करना। देखिए, जब डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के चलते किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, देन डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, देन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ इससे डील करने के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्री के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सेफ्टी इश्यूज हैं, देन दूसरे वर्क प्लेसेस में सेफ्टी की कंडीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए। एनसीआरबी के द्वारा रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में पुलिस ने 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट किए थे। 2021 के कंपैरिजन में ये फिगर्स 20% इंक्रीज हो गए हैं। निर्भया केस के बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज तो इंप्लीमेंट किए, बट देयर इज नो डिक्रीज इन दीज केसेस। इसका मतलब है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज ही करंट सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एक बड़े रिफॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसे रिफॉर्म्स जो घरों से स्टार्ट हों एंड वहां से स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस तक पहुंचे। वो रिफॉर्म्स जिसमें स्ट्रीट पर वॉक कर रही गर्ल्स या वुमेन पर किए गए जाने वाले वल्गर कमेंट से लेकर ऑनलाइन होने वाली ट्रोलिंग तक सब कुछ प्रिवेंट किया जा सके। इन दिनों मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इंडिया के विजिट पर हैं। ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी फर्स्ट इंडिया विजिट है। ड्यूरिंग दिस ही मेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया एंड मलेशिया के बीच काफी स्ट्रॉन्ग सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मलेशिया विजिट के बाद ये रिलेशनशिप अपने बायलैटरल फॉर्म में न रहकर डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है और 2024 में दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के सेकेंड डेकेड में एंटर कर रहे हैं। ऐसे में अनवर इब्राहिम की ये विजिट दोनों कंट्रीज के फ्यूचर के लिए एक नए पाथ को ओपन करेगी। इस विजिट के दौरान इंडिया एंड मलेशिया के बीच कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के साथ मलेशिया ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप की बिड को स्ट्रांगली पुट करना चाहता है। इसके अलावा मलेशिया इज होस्टिंग द नेक्स्ट आसियान समिट। एक्चुअली जब कोई कंट्री किसी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करती है तो फर्स्टली बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू एग्रीमेंट्स पर काम किया जाता है सो दैट कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हें फाइनल किया जा सके। मलेशिया इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट अलाई है। मलेशिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमें उसकी लोकेशन को समझना होगा। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड मलेशिया को साउथ चाइना सी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट है पेनिनसुलर मलेशिया, जिसे वेस्ट मलेशिया कहते हैं। सेकेंड पार्ट है ईस्ट मलेशिया।
पेनिनसुलर मलेशिया मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ये मलय पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट ऑल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ थाईलैंड। वहीं ईस्टर्न पार्ट बोर्नियो आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड एंड वेस्ट मलेशिया के बीच लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफी इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है। ये पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन के बीच लिंक का काम करती है। Now it's time for the term of the day, and today's term of the day is Vasudhaiv Kutumbakam. वसुधैव कुटुंबकम को महा उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है अर्थ पर प्रेजेंट हर तरह की लाइफ, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। संस्कृत के 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके वसुधैव कुटुंबकम को बनाया गया है। वसुधा का मतलब है अर्थ, ईवा का मतलब है की तरह, एंड कुटुंबकम का मतलब है एक्सटेंडेड फैमिली। इट इम्प्लाइज दैट होल अर्थ इज लाइक अ फैमिली। इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई G20 कॉन्फ्रेंस की थीम वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई थी। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के लिए ऑफिशियली SOP लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम पंचकर्मा संकल्प के तहत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसका एम इंडिया में डीजल पावर्ड हार्बर टग्स को जीरो एमिशन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन शिपयार्ड्स में बिल्ड किया जाएगा, जो डोमेस्टिक टग इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। इसका फर्स्ट फेज अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2027 तक चलेगा। इस फेज के दौरान 4 मेजर पोर्ट्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड VO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इट इज नोटवर्दी कि टग एक स्पेशल कैटेगरी की बोट है जो पोर्ट में एंटर करने या वहां से निकलने में लार्ज शिप्स की हेल्प करती है। सतारा डिस्ट्रिक्ट का मन्या चिवाड़ी विलेज महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सतारा में ऑर्गेनाइज हुए फंक्शन में सोलर विलेज स्कीम लॉन्च की। इसका एम 100 विलेजेस को 100% सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मॉडल सोलर विलेजेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस इशू की थी। इन्हें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इशू किया गया। अंडर दिस इनिशिएटिव कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज बिल्ड करने पर एम्फेसाइज दिया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप्स एंड MSMEs से एप्लीकेशंस की डिमांड की है। राइज इनिशिएटिव को 2023 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का एम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे स्टार्टअप्स एंड MSMEs को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी एंड इंडिया के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा रन किया गया एक बायलैटरल इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप्स एंड स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज पर फोकस्ड है, जो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। US नेशनल हरिकेन सेंटर के अकॉर्डिंग एर्नेस्टो को हरिकेन की कैटेगरी में रिक्लासिफाई किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हरिकेन अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट एंड कनाडा के बीचेस को डेंजरस रिप करंट्स का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार इंटेंसिफाई होने के बाद ये वीक हो जाएगा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर है। एर्नेस्टो अटलांटिक ओशन में आने वाला इस साल का 5th हरिकेन है। 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक 3-day इवेंट है जिसे 20th of August से 22nd of August तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस इवेंट का टाइटल क्रिएटिंग वन फ्यूचर है। इसका ऑब्जेक्टिव अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए एक टूल के रूप में काम करना और रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को शो करना है। यू शुड नो कि इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर 2005 में अफ्रीका कॉन्क्लेव को स्टार्ट किया गया, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया था। ये डाइवर्स सेक्टर्स में अफ्रीका एंड इंडिया के सीनियर मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेस लीडर्स से कनेक्टेड लोगों की वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स में से एक के तौर पर इमर्ज हुआ है।
Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, Manyachivadi village has become the first solar village of which state? Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra or Rajasthan? Second question is, consider the following statements. The Second Administrative Reforms Commission was constituted under the chairmanship of Veerappa Moily. Second statement is, Sadbhavna Divas is celebrated on the birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, neither one nor two, one and two both. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements with reference to wetlands. About 10% of India's total wetland area is covered by wetlands included in Ramsar sites. The National Wetland Inventory and Assessment is prepared by ISRO. Indonesia has the highest number of Ramsar sites among South Asian countries. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 or 1, 2 and 3. And the correct answer is option A, only 1 and 2. Second question was, the blue circle in the national flag has been taken from the lion pillar of Sarnath built by Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century BC. What does this circle mean? Wheel of law, wheel of religion, wheel of power or wheel of non-violence? Correct answer is option A, wheel of law. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS. थैंक्स.